हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आपका अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ करते हैं हम लोग आपके सारे पूरे सिलेबस की 100% कवरेज। तो चलिए खैर, बिना किसी देरी के करते हैं आपके आज की क्लास की शुरुआत। अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम, चैप्टर नंबर 3, जिसको कि कहा था हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कि 3 हिस्सों में खत्म करेंगे। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज की कक्षा के अंदर जो बातें करनी है वो करनी है पार्ट 2 की। तो चलिए खैर करते हैं शुरुआत। तो इसी के साथ बोलिए प्रेम से राधे राधे और करते हैं जी शुरुआत आज के इस क्लास की। आज भी कुछ एक सोफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम लोग, और ये प्रिंसिपल्स खत्म, क्लास खत्म, बात खत्म, और बस टोटल 3 पार्ट में खत्म करना है। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी कंक्लूडिव पार्ट, आखिरी हिस्सा, आखिरी बातें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म हो जाएंगे हमारे। तो चलिए खैर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की करते हैं जी बातें। अभी तक भी जितने ही प्रिंसिपल थे वो आसान ही थे, तो अब कौन सी क्या बातें होंगी, अब भी आसान रहेगा। तो कौन सा प्रिंसिपल है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग मतलब है चला जा रहा हूं मैं किसी की धुन में। और क्या है? कि चले जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं, चले जा रहे हैं, कंटिन्यूइंग नेचर के हैं हम। और कंसर्न का मतलब क्या है यहाँ पर? ये कंसर्न का मतलब ये नहीं कि बहुत कंसर्न है मुझे आप लोगों से, बहुत चिंता है मुझे आप लोगों से। तो यहाँ चिंता वाला कंसर्न नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ एंटिटी वाला कंसर्न है। किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्सन, किसी भी इंसान जिसकी की फिजिकल या फिर वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, जो कुछ है वो एंटिटी है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, तो वो सभी के सभी एंटिटी कहलाती हैं। और बस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक छोटी सी अजम्पशन के साथ आता है, शानदार अजम्पशन के साथ आता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूइंग नेचर का रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा। ये एज्यूम करते हैं भाई, होने को तो बिजनेस बंद हो ही सकता है, बट एक एंटरप्राइज इनडेफिनेट लाइफ के लिए चलता रहेगा। इनडेफिनेट मतलब वो कब तक चलेगा कुछ नहीं कह सकते, तो उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि आमतौर पर बिजनेस करते हुए हमारी ये कतई भी इंटेंशन नहीं होती कि ये जो बिजनेस है ये अपकमिंग नियर फ्यूचर में लिक्विडेट हो जाएगा या फिर शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखो, वक्त दर वक्त अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहा हो, आता है ना, कभी कभी दिल में कुछ ख्याल आ जाते हैं, कभी चाहते हैं कभी नहीं चाहते, आ तो जाते हैं, मगर है ना, ख्याल तो ख्याल है, आ जाते हैं। तो कभी कभी पढ़ाई करते वक्त ये ख्याल आ जाता है, क्या पढ़ रहे हैं हम, ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस बंद नहीं होगा ये। तो देखो, इन चीज़ों का जो इस्तेमाल होने वाला है, इन चीज़ों की जो एप्लीकेशन होने वाली है, ये वक्त के साथ में क्लास 11th में आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको समझ आएगी। लेकिन अभी के लिए तो आपको अच्छे से ये दिमाग में बिठानी है बातें, क्या कि भाई ये कंसेप्ट कहते क्या है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता क्या है कि बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता क्या है कि पैसे की दृष्टि से नापे जाने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड करो, नॉन फाइनेंशियल को इग्नोर करो। तो कहते क्या हैं ये चीज़ें, कहते क्या हैं ये प्रिंसिपल, ये आप अच्छे से याद करिए। और वक्त के साथ में इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ कैसे करके हम चलेंगे, तो वो तो पता लग ही जाएगा। जुड़े रहिए अवेलेबल है के साथ। तो चलिए खैर, फिलहाल के लिए इसी के साथ हमारा पहला कंसेप्ट खत्म हुआ। अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं जी, जो कि है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। मेरे मुन्ने प्यारे कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? इतना लंबा है सर जी? इतना लंबा नहीं है, इतना सही है, नीचे तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ठीक है जी। तो छोटी सी बातें कहता है, ये क्या कहता है कि भाई आपके जितने भी एसेट्स हैं ना, और वो भी देखो वो एसेट जो लंबे वक्त तक फायदा देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एसेट के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं फिक्स एसेट्स के बारे में। जैसे कि आपकी जो बिल्डिंग होती है, जैसे कि आपका फर्नीचर होता है, जैसे कि आपकी मशीन होती है, तो मतलब जो भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, तो उनको आपको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये बातें कर रहा है ये कॉस्ट कंसेप्ट। तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है मेरे बाबू, हैं बताओ, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? तो इस चीज़ों को हम बोलते हैं कि रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जितना आप उसे एक्वायर करने के लिए, एक्वायर करना मतलब खरीदना, तो एक्वायर करना मतलब खरीदना, जितने में आप उसे खरीद रहे होगे, जितनी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने में खरीद रहे हैं एक ही बात के अलग अलग वर्ड बना दिए गए हैं। तो किसी भी एसेट को अगर सपोज करो कोई 15 लाख का एसेट है, उसे 10 लाख में खरीदा है, तो रिकॉर्ड भी कितने पे करेंगे? 10 लाख रुपए के पे करेंगे। बस इतनी सी बातें हैं मेरे बच्चे, है ना। 15 लाख के किसी एसेट को अगर किसी कारण से है, तुम्हारा रिश्तेदार है वो, रिश्तेदार तो डिस्काउंट नहीं देते, तुम्हारा मित्र है वो, घनिष्ठ मित्र है वो, लेने देने हैं आपके आपस में, काफ़ी भाईचारा है, तो 15 लाख का एसेट आपको किसी कारण से 10 लाख में अगर मिल गया, तो आप उसे रिकॉर्ड भी 10 लाख पे ही करेंगे मेरे बाबू। बस इतनी सी बातें हैं। तो 10 लाख पे रिकॉर्ड करके चलेंगे, और आगे जाकर भविष्य में अगर
मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव आए, भाई क्या आपके एसेट की भविष्य में मार्केट वैल्यू बदलती है या नहीं, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि कतई भी आपको उन मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। तो ऐसे करके बातें हैं। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? कहता है सबसे पहले तो ये एसेट के बारे में बात करता है। ये कहता है कि उसे कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो इसे रिकॉर्ड करना है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसको आपने पे किया है खरीदने के लिए। तो जिस ओरिजिनल कॉस्ट में कंप्राइज होता है एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने में जितना भी खर्चा आया है, और साथ में जो थोड़े बहुत कुछ अगर खर्चे आए हैं मंगाने के, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, इंस्टॉलेशन के खर्चे, तो वो खर्चे भी ऐड कर दो। तो ऑल द नेसेसरी एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है उस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे इंस्टॉलेशन के खर्चे हुए, या उस मशीन को वहां से लेकर यहां तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, जो आपका फ्रेट का खर्चा हुआ, तो वो सारे खर्चे भी ऐड कर दो। तो कॉस्ट कंसेप्ट बस इतनी सी ही बात कहता है कि 15 लाख के किसी एसेट को अगर आपने 10 लाख में खरीदा और सपोज करो आपकी 50,000 की इंस्टॉलेशन का खर्चा आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में 10 लाख में आपने खरीदा है, 50,000 का आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा आ गया, तो टोटल आप रिकॉर्ड करोगे उसके 10.5 लाख पे। तो ऐसे करके बात है मेरे बाबू। और साथ में एक आखिरी बात लिख दी कि फर्दर एनी चेंजेस इन मार्केट वैल्यू, तो उसे कंसीडर करना है या नहीं करना। तो कॉस्ट कंसेप्ट साफ साफ चिल्ला के कह देता है कि उसको कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो उसे कंसीडर नहीं करना है। और बार बार कह रहा हूं कि इन सभी प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल आगे आने वाले चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो ये चैप्टर सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं है, बल्कि आगे आने वाली पूरी की पूरी जिंदगी भर तक की अकाउंटिंग में बार बार 1000 बार काम आने वाला चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए बात खत्म हुई। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कभी भी मार्केट वैल्यू में बदलाव आएगा तो उसे कंसीडर नहीं करना। तो ऐसे करके ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं मेरे बच्चा, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है ये कहता है आओ मैचिंग करें। मैचिंग करें मतलब भाई हम जानते हैं कि जब कहीं भी हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रॉफिटेबिलिटी पता करनी होती है तो वो दो चीज़ों के संगम से मिलती है ना। कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें दो चीज़ों के संगम से मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो भी दो चीज़ों के संगम से मिलेगा मेरे बच्चा। और किन दो चीज़ों के? तो एक तरफ तो मैं इनकम की लड़ाई करवाऊंगा, किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। तो बेसिकली जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। है ना। यानी अगर एक्सपेंस जीते, अगर इनकम जीतेगी, इनकम की फिगर अगर ज़्यादा होगी, आपने 30 लाख की इनकम कमाई सिर्फ 10 लाख का खर्चा करके, तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, है ना। सीधी सी बातें हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, इनकम कम रह गई, आपकी कमाई कम रह गई, तो आप नुकसान में चले जाओगे। तो इन ऑर्डर टू फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी आप इनकम और एक्सपेंस इन दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की ना आप मैचिंग कराते हैं ध्यान से। यानी आप बेसिकली भाई इतना तो हम समझते हैं कि इनकम अर्न करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, और अगर हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए भाई वो क्यों कर रहे हैं खर्चा हम, कि उस खर्चे से कभी ना कभी कोई फ़ायदा होगा, इस खर्चे से कभी ना कभी कोई इनकम होगी। तो सीधी सी बात ये है क्या कि आपको, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बीच में कोरिलेशन है, तो इन चीज़ों को ध्यान से देखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो कोई आपने खर्चा तो कर दिया है, लेकिन जिसका बेनिफिट आज नहीं बल्कि आने वाले कल में मिलेगा। अगर कोई आपने खर्चा तो कर दिया है बट इसका बेनिफिट आज नहीं बल्कि आने वाले कल में मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो आप उसे एक्सपेंस मत मानो। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई खर्चा कर तो दिया है बट उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब वो इनकम से मैच नहीं हो रहा, यानी करंट ईयर में उससे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप उसे एक्सपेंस मत मानो। क्या मान लो? उसे एसेट मान लो, प्रीपेड एक्सपेंस मान लो। मानते नहीं है हम, मानते तो हैं। चैप्टर नंबर 2 में और शुरुआती लेक्चर्स में देखा हुआ है, ठीक है जी। ये आज का हमारा लेक्चर कौन सा चल रहा है? लेक्चर नंबर 15 चल रहा है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो सभी के सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक सारे के सारे लेक्चर्स देखे हैं या बीच में से शुरुआती 4 बेसिक लेक्चर भी देखे हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एक चीज़ होती है। क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? कि अगर कोई भी खर्चा एडवांस में हम पे कर देते हैं जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता, फ्यूचर में मिलता है, तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, उसे एक्सपेंस नहीं कहते मेरे बाबू। तो बस ऐसे करके ही बातें हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो जितने भी सारे के सारे खर्चे हैं ना,
जो आप इनकर कर रहे हो, एक एंटरप्राइज के द्वारा इनकर किए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपको उसे मैच करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा आपको उसे। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, इनकर हो रहे हैं, वो आपको मैच करना पड़ेगा विद द रेवेन्यू, विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस विद द इनकम, विद द इनकम रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो बेसिकली आपको खर्चों को इनकम से बारीकी से देखना होगा, और अगर कोई भी फालतू का खर्चा है जिसका बेनिफिट नहीं मिला है तो उसे निकाल फेंको आप। यानी कि आपको करंट ईयर के रेवेन्यू और करंट ईयर के खर्चों को आपस में मैच करना पड़ेगा। और क्यों करना चाहते हैं हम, क्यों करना चाहते हैं? तो जिससे कि सही तरीके से, बेहतरीन तरीके की हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निकल पाए। तो बेसिकली इसी ही मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हम असर्टेन कर पाते हैं करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर हम मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे ध्यान से तो गलत प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड करेक्ट, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है मेरा बच्चा, कि कई बार आ जाता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड असर्टेनमेंट ऑफ, या इन ऑर्डर टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट वगैरह वगैरह। और उसमें से एक चमक रहा होगा वहां पे, चमकार मार रहा होगा वहां पर, कौन सा, मैचिंग कंसेप्ट। तो वही अपना आंसर होगा, उसी को पकड़ लेंगे हम, चमकती हुई चीज को। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। खैर तो डन, बस ये इतनी ही बातें कहता है, क्या कहता है, कुछ भी नहीं, बस। ठीक है जी, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूअल वर्ड का मतलब होता है डबल, डबल मेरे बच्चा। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये कहता है कि जब कभी भी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, देखो अकाउंटिंग का काम क्या है, सबसे ज़्यादा मेन काम क्या है अकाउंटिंग का? काम है, सबसे शुरुआती क्लासेस में पढ़ते हैं हम, कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना। एक बिजनेस के अंदर जितना भी फाइनेंशियल इन्फो है, जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को रिकॉर्ड करना। तो जब कहीं भी आप रिकॉर्ड करते हो तो एक सिस्टम से करते हो, ऐसा तो नहीं घास काटना शुरू कर देते हो कि कोई भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें आपने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया। तो जवाब है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें आप रिकॉर्डिंग करोगे, इस सिस्टम से ही करोगे। तो वो सिस्टम बेसिकली क्या है कि हमेशा रिकॉर्ड करते वक्त डबल इफेक्ट होता है, एक पहला इफेक्ट, एक दूसरा इफेक्ट। ठीक है जी, हमेशा क्या है कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जब भी रिकॉर्ड करोगे तो एक सिस्टम से करोगे, जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो सिस्टम आपको आगे आने वाले चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में पढ़ना है। तो वो सिस्टम आखिर है क्या, कुछ हद तक इन शॉर्ट सम थ्योरी में अगर पढ़ें तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त दोहरा इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है, ड्यूअल इफेक्ट होता है। ड्यूअल जैसे होते हैं ना आपके फ़ोन में सिम कार्ड स्लो, ड्यूअल सिम कार्ड फ़ोन है आप लोगों के जिसमें ड्यूअल डबल 2 सिम लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग में भी जब कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो ड्यूअल डबल इफेक्ट पड़ता है। पहले इफेक्ट का नाम रख दिया जाता है, मेरे चुंगू मुंगू नाम रख दिया जाता है, एक का नाम रख दिया जाता है डेबिट, एक का नाम रख दिया जाता है क्रेडिट, और इन दोनों की अमाउंट हमेशा बराबर रहती है। तो बस इतनी सी बातें हैं हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की। क्या कहता है ये कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जब कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त उसका डबल इफेक्ट होगा, टू डबल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट का नाम डेबिट रखा जाएगा, एक इफेक्ट का नाम क्रेडिट रखा जाएगा। तो ये तो नाम है, ध्यान रखिएगा। और यहां ये क्रेडिट वर्ड का मतलब उधार नहीं है, ध्यान रखना, ये क्रेडिट वर्ड अलग है। तो दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, और दोनों की ही खास तौर से जो अमाउंट होगी वो बराबर होगी। जो जितनी डेबिट की अमाउंट होगी उतनी ही क्रेडिट की अमाउंट होगी। ऐसे करके बातें हैं मेरे बच्चा। तो डन, इसी के साथ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी। तो भाई अभी तक ज़्यादातर हर एक कंसेप्ट का हम सबसे पहले जो रिलेवेंट वर्ड है उसी का ही मीनिंग निकालते हैं। तो कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब? हाँ भैया, क्या होता है कंसिस्टेंट? तो ध्यान रखिएगा, हर एक स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो मान के चलिए आप एक इंपॉर्टेंट फीचर लैक कर रहे हैं जो कि एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर होता है। तो आपको कंसिस्टेंट जरूर होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस एक बार नहीं बल्कि हर बार अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर आप 25 में से 20 नंबर ले आए, 24 नंबर ले आए और दूसरे में से आप 25 में 8 लेके आ रहे हो। हाँ, आप 25 में से 14 नंबर लेके आओ, लेकिन वक्त के साथ में 15 लेके आओ, वक्त के साथ में 16 लेके आओ, वक्त के साथ में 17 लेके आओ। आप कंसिस्टेंटली समान गति से प्रोग्रेस करते रहो। फ्लक्चुएटिंग अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो वो अच्छी नहीं है कि कभी तो आपके गलती से 22 नंबर आ गए और कभी अचानक से 8-7 नंबर आ गए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। यू शुड बी कंसिस्टेंट। आपकी परफॉर्मेंस एक जैसी होनी चाहिए और धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या कि फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखो हमारी अकाउंटिंग के अंदर ना बहुत सी चीजों में मेथड्स होते हैं
या फॉर्मेट्स होते हैं, तो जो आपको मेथड और फॉर्मेट और अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी रखनी है तो लगभग एक जैसी रखनी चाहिए, कॉमन रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ईयर बाय ईयर उन्हें बदले जा रहे हो, एक जैसी ही रखनी है। अब सपोज करो ईयर फर्स्ट में आपने कुछ डिसाइड किया कि भैया ये मेथड अपनाएंगे, तो मान के चलो आपको आगे आने वाले सालों में भी वही मेथड अपनाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कभी कुछ और रंग बदले जा रहे हैं। इंसान है, गिरगिट रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार कहाँ गिरगिट, अरे क्या है तो गिरगिट थोड़े ही ना है, इंसान है। तो एक जैसा रहना चाहिए, वो सिचुएशंस के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए, ईयर बाय ईयर बदलना नहीं चाहिए, कतई भी नहीं। बदलना बहुत बुरी आदत, लगातार बदलना बहुत बुरी आदत। हाँ थोड़ा थोड़ा बदलाव करिए, अच्छे के लिए बदलाव करिए, लगातार बेवजह का बदलाव बहुत बुरा है। खैर तो अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब आपका भाई कोई भी मेथड हुआ या कोई भी फॉर्मेट हुए, तो वो वंस सेलेक्टेड, एक बार अगर सोच लिया, कह दिए, एक बार सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो अब तो भाई आप उसे अप्लाइड करो कंसिस्टेंटली, लगातार, ईयर आफ्टर ईयर। साल बीतते जाएंगे, सदियां बीतती जाएंगी, दिन बीतते जाएंगे, महीने बीतते जाएंगे, बट हम तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, ऐसे करके बातें। चलो खैर, तो दिस विल एंश्योर ए मीनिंगफुल स्टडी, जिससे कि हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। जब कहीं भी हम ओवर द पीरियड नंबर काफ़ी सारे सालों का एनालिसिस कर रहे होते हैं, भाई जब ईयर बाई ईयर एक ही जैसा आप फॉर्मेट लोगे तो कंपैरिजन करना आसान रहेगा। अब आप हर साल ही मेथड बदल रहे हो, हर साल ही मेथड बदल रहे हो, हर साल ही फॉर्मेट्स बदल रहे हो, तो कहें का मतलब जो अकाउंटिंग यूजर होगा अगर कहीं भी हमारा अकाउंटिंग डेटा को एनालाइज करने बैठेगा तो कैसे कर पाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ही ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इसलिए बनाया हुआ है। चलिए खैर, एक्रूअल कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो कि बस इतनी छोटी सी बात कहता है कि डज नॉट मैटर कि पैसा कब मिल रहा है, डज नॉट मैटर पैसा कब मिल रहा है, डज नॉट मैटर कि पैसा कब पे किया जा रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन में। अब देखो, चाहे वो खर्चे की मैं बात करूं, चाहे मैं खर्चे की बात करूं, भाई अगर आपने खर्चे को पे कर दिया तो भी आप उसे रिकॉर्ड करो, अगर आपने नहीं भी पे किया तो भैया अकाउंटिंग का काम है सभी फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ आपने पे नहीं किया है तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, हमने पढ़ा हुआ है कि पे नहीं करेंगे तब भी आपको उस फैक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि आप उसे रिकॉर्ड करो। और बिल्कुल सेम है वही बात है हमारी इनकम की है, रेवेन्यू की है, कि भाई अगर इनकम आपको मिल गई है, ठीक है जी, मिल गई है तो भी आप उसे रिकॉर्ड करो, नहीं भी मिली है तो आप उसे रिकॉर्ड तो करो, आप इस फैक्ट को रिकॉर्ड करो कि इनकम मिली नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हाँ मिली नहीं है तो भी कैश बढ़ा दो भाई मिली नहीं है तो कैश कैसे बढ़ेगा, कैश तो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन इस बात को तो रिकॉर्ड करो कि इनकम मिली नहीं है। अगर किसी चीज को आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो याद ही कहां रहेंगी बातें। तो इनकम मिलनी थी, नहीं मिली, तो भी इस फैक्ट को रिकॉर्ड करो कि इनकम मिलनी बाकी है। अगर खर्चा पे कर दिया तो रिकॉर्ड करो ही करो, अगर खर्चा पे नहीं भी किया तो भी इस फैक्ट को रिकॉर्ड करो कि खर्चा पे करना बाकी है। ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो एक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है कि ऑल रेवेन्यू और कॉस्ट, यानी सभी इनकम और सभी खर्चे आर टू बी रिकॉग्नाइज, उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। रिकॉग्नाइज मतलब उन्हें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कब? व्हेन दे आर अर्न, जब वो कमाए जाए। अब रिसीव वर्ड नहीं लिखा, यहां ध्यान रखना, रिसीव्ड वर्ड लिखते ही तबाही आ जाएगी, तो रिसीव वर्ड नहीं लिखना। तो व्हेन दे आर अर्न या व्हेन दे आर इनकर्ड। क्या ये मायने रखता है कि वो मिल कब रहे हैं? भैया मिलने पे तो रिकॉर्ड करना ही है, नहीं भी मिलेगा तब भी रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट पे तो रिकॉर्ड करना ही है, तब पेमेंट नहीं भी होगा तो भी रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो क्या पेमेंट और रिसिप्ट कोई मायने रखती हैं? तो जवाब है ना। तो इट इज इमैटीरियल। इमैटीरियल क्या होता है बताओ? हैं लास्ट पार्ट में हमने बोला था कि मटेरियल वर्ड का मतलब होता है बहुत जरूरी, तो इमैटीरियल का मतलब होता है गैर जरूरी। जैसे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं गैर जरूरी होते हैं हमारी जिंदगी में, जो कोई मायने ही नहीं रखते, जो दिखते तो हैं, महसूस तो होते हैं, हमें डील भी करना पड़ता है, बट हमारे लिए बिल्कुल भी कोई भी मायने ही नहीं रखते। उनका होना या ना होना लगभग हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। हम उन्हें इग्नोर भी इतनी शिद्दत से ही करते हैं, झेलते भी उतनी ही शिद्दत से हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, सभी की जिंदगी में होते हैं, क्या करें। चलो खैर, तो इट इज इमैटीरियल, इररिलेवेंट। क्या
कि कब पैसा मिल रहा है, कब पैसा पे हो रहा है। अगर पैसा नहीं भी मिलेगा, पैसा पे नहीं भी करेंगे, तब भी हम उसे रिकॉर्ड तो करेंगे। ठीक है जी, आज हो रहा है या बाद में हो रहा है तो ये मायने नहीं रखता। यही वजह है कि हम क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और चाहे कभी भी कोई पैसा मिले तब भी रिकॉर्ड करते हैं, नहीं भी मिले तब भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे करके बातें हैं। तो अगला रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कुछ और नहीं बल्कि कुछ ऐसी बातें कहेगा जैसे कि एक्रूअल कंसेप्ट कहता था। बस एक्रूअल कंसेप्ट तो वास्ट बातें कहता है, यानी इनकम के बारे में भी और एक्सपेंस के बारे में भी। जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन है वो सिर्फ इनकम के बारे में कहता है। ये कहता है कि आपको रिवेन्यू यानी आपकी इनकम कब रिकॉग्नाइज करनी है। इसको आप रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं, रियलाइजेशन। और यहां पर ये रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कब आपको एहसास हो रहा है। रियलाइज करने का क्या मतलब होता है? हाँ भैया, रियलाइज करने का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन? तो बताओ। सर जी, रियलाइज करने का मतलब तो एहसास करना होता है। मुझे एहसास है, मैं जानता हूँ, मुझे एहसास है। रियलाइज करने का मतलब एहसास, बिल्कुल रियलाइज करने का मतलब एहसास करना होता है, महसूस होना होता है। बट रियलाइज करने का मतलब बेचना भी होता है। अकाउंटिंग दुनिया के अंदर जब कहीं भी किसी भी गुड्स को बेच देते हैं, जब आपकी इनकम अर्न हो जाती है, तो उस चीज को भी हम रियलाइज करना ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे बाबू। चलो खैर, तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इनकम को आप ट्रीट करो कि वो अर्न हो चुकी है ऑन दैट डेट, जिस डेट पर वो रियलाइज हो गई होगी। रियलाइज हो गई होगी मतलब जिस डेट पर ये कंफर्म गारंटी हो गई होगी कि अब तो पैसा मिल के रहेगा, अब पैसा कहीं नहीं जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिखा हुआ है डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। जब आपने कस्टमर को सामान पहुंचा दिया, आपने अपना काम पूरा कर दिया, अब कोई नहीं रोक सकता कस्टमर से पैसा आने से। भाई कस्टमर को सामान भिजवा दिया ना। हाँ, अगर अभी लगे हुए हो आप काम करने में, जो भी भाई जिस काम के लिए कस्टमर ने आपको सामान दिया है वो काम अभी आप कर रहे हो, अभी आप काम किया नहीं है, तो ठीक है, तब तक इनकम रियलाइज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने कस्टमर को सामान भिजवा दिया है, बात हमारी खत्म हो गई है। ठीक है जी, तो बस तभी के तभी इनकम को जरूर रिकॉर्ड कर दिया जाए। सबसे आखिरी प्रिंसिपल आ गया, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। जितना भारी भरकम सा इसका नाम है, उतनी ही आसान सी इसकी बातें हैं। क्या हैं जी बातें इसकी? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो ये कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। है ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब अरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में तो सर जी मीनिंग ही पूछे जा रहे हो आप। हैं अब क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब बताओ जी, बताओ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाँ भैया बताओ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सर जी, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्पस होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है वो होता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव। तो हाँ जी, यही होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्पस होता है ना, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का कुछ और भी मतलब होता है। तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव का मतलब? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब अनबायस्ड भी होता है, कि अगर आप बिल्कुल अनबायस्ड हो, हैं भेदभाव से बहुत दूर दूर तक आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप एक जेन्युइन, एक ऑब्जेक्टिव पर्सन हो, जो बिल्कुल लॉजिक ड्रिवन हो, जो लॉजिक के हिसाब से, रैशनैलिटी के हिसाब से चलता है, तो आपका नेचर ऑब्जेक्टिव है। तो यहां क्या बात चल रही है कि आपकी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए मेरे बाबू? तो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रैशनैलिटी से भरी होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने फायदे के लिए अपनी अकाउंटिंग में कुछ विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेटिंग कर रहे हो, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? बड़ी आसान सी बात, ये कहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेरे बच्चा, यानी आपकी जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं मेरे बाबू, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है? फिर से क्या ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस ऐसा कुछ है? तो जवाब है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो भेदभाव से दूर होनी चाहिए, वो एकदम अनबायस्ड
होनी चाहिए, एकदम भेदभाव से दूर होनी चाहिए, यानी सच्ची अच्छी होनी चाहिए, झूठी मक्कार नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके बातें हैं। तो शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, और इन अदर वर्ड जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो पूरी तरह से अनबायस्ड होनी चाहिए, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, शुड बी अनबायस्ड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ऐसा ना हो कि आप अपने फायदे के लिए कुछ भी चीजें रिकॉर्ड किए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो शुड बी बेस्ड ऑन अ सॉलिड एविडेंस। जैसे कई बार कहते हैं कि भाई एक फर्म है, तो वहां पर जो अकाउंटिंग हो रही है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे हो रही है। वहां पर एक एक जो चीज है वो हमेशा, जब तक कोई ना कोई एक सॉलिड एविडेंस ना हो, सब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तब तक अकाउंटिंग नहीं होती। तो बताओ वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। या इसके उल्टा एग्जांपल ये भी बनता है कि अगर किसी फर्म के अंदर बिना डॉक्यूमेंट्स के अकाउंटिंग चल रही है, या थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन जो की है उनके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो बताओ कौन सा कंसेप्ट वॉयलेट हो रहा है। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट वॉयलेट हो रहा है। तो अगर हम आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड है सॉलिड एविडेंस पे, नॉट जस्ट रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ ओपिनियन, किसी राय का क्या है, राय का क्या है, राय तो बदलती रहती हैं, राय तो आज कुछ और कल कुछ और, राय तो बदलती ही रहेंगी। तो क्या राय तो क्या अक्सर बायस्ड भी होती है? कभी देखा है आते हैं रिश्तेदार अपनी बायसनेस के चलते आपको कोई राय दे जाते हैं जो आपके फायदे की नहीं बल्कि शायद कहीं ना कहीं उनके फायदे की होती है, उनका पर्सनल ओपिनियन होता है, उनकी पर्सनल राय होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो बायस्ड होती है। तो क्या अकाउंटिंग राय पर होनी चाहिए, ओपिनियंस पे होनी चाहिए? तो बेशक नहीं, अकाउंटिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो राय पे हो। तो नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ ओपिनियन बट इट शुड बी बेस्ड ऑन अ सॉलिड एविडेंस। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बच्चा। तो डन, ये नीचे का पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ में हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट खत्म हुआ, और इसी के साथ जो भी हमारे 13-14 प्रिंसिपल थे वो सभी खत्म हुए। कैसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ? नहीं, बहुत हल्की फुल्की सी, छोटी मोटी सी, प्यारी प्यारी सी कुछ एक बातें करेंगे हम पार्ट 3 के अंदर। काफी छोटा पार्ट रहेगा वो, बट ठीक है, वो बातें भी करना जरूरी तो है। एग्जाम में कई बार वहां से भी सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो कवरेज तो 100% करके चलेंगे हम, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा बोड़ा, इंपॉर्टेंट, मुश्किल, आसान, छोटा बड़ा, सब कुछ कवर करके चलेंगे। तो चलिए, खैर फिलहाल के लिए तो मेरी बात खत्म होती है, समाप्त होती है। तो फिलहाल ओके डन, अवेलेबल है पर एक बार फिर टाटा बाय बाय।